ग्रहण करने के बाद बुधवार को बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। किस तरह से पार्टी अब नए अध्यक्ष के साथ आगे बढ़ेगी, इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, हमारा आज का विशेष है बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत। हमारे साथ दो पत्रकार जुड़ रहे हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपका बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, हालांकि बधाइयों का एक लंबा दौर चला है और कई तरह की चुनौतियों की चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन बातों को आज उस मंच से रखा, जहां एक तरफ उन्होंने बहुत साफ संकेत दिया जब उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठन पर्व के साथ एक तरह से ये प्रक्रिया संपन्न हुई है, लेकिन इसके साथ कई ऐसी बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कई बड़े नाम भी सामने आए थे। तो क्या आपको लगता है आज इस मंच से उस पर जितनी चर्चाएं होनी थी उन्हें समाप्त करके अब पार्टी एक नए युग, एक नए सफर के लिए यहां से बढ़ेगी? ऋतु जी, चर्चा तो इनको सर्टिफिकेट मिलने के साथ, या कहिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसके साथ ही चर्चाओं को विराम लग गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन जी को अपना बॉस सार्वजनिक रूप से बताकर बहुत गहरे निहितार्थ वाला वाक्यांश उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने संदेश दे दिया है कि भैया अब कुछ भी, जो भी अपने को बड़ा छोटा न समझे, क्योंकि पद सबसे बड़ा होता है और नितिन नवीन सिर्फ मेरे बॉस हैं तो इसका मतलब आप सब लोगों के बॉस हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई छूट लेने का प्रयास न करे, कोई किसी उनको हल्के में लेने का प्रयास न करे, क्योंकि नेतृत्व युवा है और युवा नेतृत्व को स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है वो उनके पूर्व की पीढ़ी पर है। इस दायित्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा वक्तव्य दिया। लेकिन आज जो रेखांकित करने वाली बात ऋतु जी सबसे बड़ी ये है कि आज जिस प्रकार से पीढ़ीगत बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अवधेश जी बैठे हैं यहाँ, वो तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, तो अवधेश जी ने को मैं सिर्फ उनके सम्मुख ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में भी एक पीढ़ीगत परिवर्तन गोवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होना था और तब पूरे देश ने देखा था कि किस प्रकार से वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों ने उस पीढ़ीगत बदलाव में बाधा डालने का प्रयास किया था और बहुत सारे लोगों को उस समय सियासी बीमारी हो गई थी। कुछ लोग एक दिन में लौट गए थे, कोई 2 दिन में लौट गए थे। अडवाणी जी ने तो पत्र ही लिख दिया था। तो पीढ़ीगत बदलाव को, युवाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तांतरित किया, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। चुनौतियों पर, सब पर हम बात कर लेंगे, लेकिन एक विजनरी लीडर वही होता है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने सामने तैयार करके उसको उस भूमिका के लिए छोड़ देता है कि आप जाइए, और यही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। जी, अनंत विजय जी, आपने बहुत ही सटीक बात की है किसी भी बड़े नेता के लिए। और अगर हम पिछले 10 साल में देखें, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक नई राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो या फिर राज्यों के चुनाव हो। आज 21 ऐसे राज्य हैं जिसमें एनडीए नीत, भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकारें इस समय स्थापित हैं। अवधेश जी, बिहार को चुनना, बिहार के एक ऐसे चेहरे को चुनना, 5 बार के बांकीपुर के विधायक हैं, एक साधारण कार्यकर्ता से असाधारण पद तक, इस चुनाव को भी आप किस तरह से देखते हैं उस संदर्भ में जिसका जिक्र अभी अनंत विजय जी ने किया है? बिहार जैसे राज्य जहां पर अभी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना एक बड़ी हिम्मत की बात है, एक बड़ा संदेश भी है। नहीं, अनंत विजय जी ने कई लोगों के दुखती रग को छेड़ दिया है, क्योंकि उस श्रेणी में बहुत सारे लोग अभी थे। प्रधानमंत्री को इसीलिए बोलना पड़ा है, और जो कुछ कार्यालय से लेकर बाहर चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बताया है ना कि इस समय 25 वर्ष का मेरा, कहते हैं कि 25 वर्ष का मेरा सत्ता है लगातार, मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं, इतनी मेरी शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूं। और उस नाते नितिन नवीन जी मेरे भी बॉस हैं। अध्यक्ष नहीं कहा है उन्होंने, मतलब बॉस शब्द का प्रयोग किया है, तो जाहिर है कि वो, और उस समय जो जिसकी बात करें 2013 में भाजपा में एक बड़ी एनार्की सिचुएशन था। आज की स्थिति में कोई एक ऐसा नेता जिसकी पूरी मान्यता हो, जिसने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपने भाषणों से देश को आलोड़ित करके भाजपा के पक्ष में खड़ा किया हो, चुनाव जिताया है और आइडियोलॉजी पर इतना सत्ता के माध्यम से काम कर दिया हो, ये कोई था ही नहीं।
तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की ऑथोरिटी जो है, मैं तो इतनी ऑथोरिटी कभी देखा ही नहीं जीवन में। तो ये इतनी ऑथोरिटी है कि वो जो उन्होंने कहा है, और चूंकि इस समय जितने नेता दिख रहे हैं पद वाले, तो सबको इन्हीं लोगों ने ला करके जगह दिया है। तो उन सबके लिए एक संकेत भी है ये कि मैं इनको बॉस मान रहा हूं, मैंने ही आपको लाया है। अवधेश जी, आप खुद बिहार से है, बिहार इनका गृह राज्य है, वहां पे एक तरह से कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा जोश देखा गया, खुश वहां के लोग, और भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलती दिखाई दे रही है बिहार में। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि चूंकि बिहार के अध्यक्ष है, मैं भी बिहार का हूं, आनंद जी भी बिहार के हैं, सब बिहार के हैं, और बिहार में निश्चित रूप से अभी जो बाहर भीड़ लगी थी कार्यालय में, उसमें भारी संख्या बिहार के लोगों की थी। मैं जा रहा हूं, बिहार भवन भरा हुआ है, बिहार निवास में जो है लोग भरे पड़े हैं चारों ओर। तो बिहार में एक प्रसन्नता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार को केंद्र करके ऐसा ये कदम उठाया हो, ये ऐसा नहीं है। ये इसके कारण नहीं उठाया होगा कि बिहार का चुनाव हो गया था, लेकिन बिहार से भी उठाया है। बिहार से कोई अध्यक्ष नहीं हुआ था, और बिहार को लेकर के दुर्भाग्य से कई राज्यों में कि ऐसे कई नेता हैं जो कि बातचीत में अभी भी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो अगर उस रूप में प्रधानमंत्री ने सोचा है, क्योंकि अभी तक मेरे सामने अभी तक एक क्लैरिटी नहीं हुई है कि क्या क्या सोचा गया होगा। मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि सोचने वाले से हमारी बात नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने ये मान के ये घोषणा किया है कि हमको 50 साल तक आगे शासन करना है, अमित शाह जी घोषणा कर चुके हैं, पहले जेपी नड्डा घोषणा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, और आज उन्होंने चुनौती किया 2047 का। तो वो जब घोषित कर रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, तो जाहिर है 2047 विकसित भारत बनाना है। मिलेनियल का प्रतिनिधि बताया नितिन नवीन को। अनंत विजय जी, संकेत साफ दिए हैं। जिस पीढ़ीगत परिवर्तन का जिक्र हम कर रहे हैं, उस पीढ़ीगत परिवर्तन के साथ उन्होंने ये बता दिया कि पार्टी आने वाले 25 से 30 साल में किन युवाओं के कंधों पर अब आगे बढ़ने जा रही है, किन युवाओं के सपनों को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। और उन्होंने इस मंच से एक बार फिर दोहराया कि राजनीति में वो युवा आएंगे सामने जिनके परिवार में वो पहले होंगे राजनीति में उतरने वाले। ऋतु जी, ये तो उन्होंने संदेश दिया ही, युवाओं को नेतृत्व देकर युवाओं को अपने तरफ लाने का संदेश भी है, युवाओं को एक मतलब आशा देने का काम भी है। लेकिन एक और खास बात जो नितिन नवीन के चुनाव में मुझे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण या परोक्ष रूप से जातिगत राजनीति से भी ऊपर उठ रही है। ऋतु जी, अगर आप देखिए तो नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं, पहले ये देखा जाता था कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, इसके इतने परसेंट वोट है, इसके इतने परसेंट वोट है। लेकिन नितिन नवीन को चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे जाति के व्यक्ति को चुना है जिसका वोट बहुत कम है, जिसकी संख्या बहुत कम है। और सिर्फ ये काम सिर्फ यही नहीं हुआ है ऋतु जी, बिहार के अगर अध्यक्ष को देखिए, जो सरावगी साहब को वहां अध्यक्ष बनाया, उनकी जाति की संख्या जो संभवतः वो मारवाड़ी हैं, तो उनकी संख्या भी नगण्य है। तो ये दो जो नियुक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरपरस्ती में हुई है, ये दो बहुत बड़े संदेश हैं कि जाति पाति की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठना चाहती है, और जो एक भारतीय और भारतीयता की अवधारणा पर आइडियोलॉजिकली वो बढ़ना चाहती है, उसकी शुरुआत उसने अपने घर से की है। एक कायस्थ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और मारवाड़ी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये बहुत बड़ा निर्णय है। जबकि एक तरफ जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातिगत आधारित राजनीति कर रहे हैं, वैसे में एक राष्ट्रीय दल का इतना साहसिक निर्णय लेना, मुझे लगता है इसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ यही दो देखता हूं, एक पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर कितना स्मूथली ट्रांजिशन, और दूसरा जाति पाति की राजनीति पर प्रहार। अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री ने कई और बड़े संकेत भी दिए, जहां उन्होंने बड़ी चुनौतियों की बात की, उन्होंने घुसपैठियों की समस्या की बात की, उन्होंने परिवारवाद की बात की। लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस पर जो कटाक्ष किया, क्या वो कांग्रेस पर ही कटाक्ष था, या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीत के रिकॉर्ड कायम कर रही है, उसे भी सोचने के लिए थोड़ा सा उन्होंने एक संकेत दिया है इस कटाक्ष के साथ कि कांग्रेस की बीमारियों पर सोचने की जरूरत है। जो उन बीमारियों से ग्रस्त रहेगा वो देश में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वाक्य होते हैं
और बहुत सावधानी से चयन करते हैं और वो कई जगह एक तीर से कई निशाने साधते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत तगड़ा मारा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम सीधा सीधा उनको बता दिया कि परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हार की समीक्षा नहीं करती और यही उसकी दुर्दशा का कारण है। दूसरी तरफ आपने ठीक इशारा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के लोगों को भी लगातार चुनाव की समीक्षा करते रहने का एक तरह से संकेत नहीं दिया, बल्कि एक रास्ता दिखाया है कि आप हर चुनाव के बाद समीक्षा करिए। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है उसमें यही है ऋतु जी, कि ये चुनाव दर चुनाव न सिर्फ बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, लेकिन हार की भी समीक्षा करने के साथ साथ जीत की भी समीक्षा उनके यहाँ होती है। ये एक उनको अलग राजनीतिक दल की श्रेणी में खड़ा करता है, क्योंकि अगर जब तक आप जीत के समय अपनी समीक्षा नहीं करेंगे कि किन बिंदुओं से, तो फिर उस जीत को रिप्लिकेट करने में आपको दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण से कई संदेश निकले हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी संदेश है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी संदेश है, और जो नितिन नवीन की टीम बनेगी युवाओं की, उनके लिए भी एक संकेत है। आपने संकेत दे ही दिया है, नितिन नवीन की जो टीम युवाओं की बनेगी, तो ये युवाओं की टीम क्या एक तरह से नए चेहरों के साथ पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जहां एक तरफ युवाओं को साथ लेके चलना है, वहीं एक तमाम वो जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी एक सामंजस्य कायम करते हुए आगे बढ़ना होगा नितिन नवीन को। तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी एक युवा नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संगठन जो है वो परंपरा, अनुभव और सेवा भाव से चलता है। संकेत स्पष्ट है। परंपरा का मतलब वो अपनी परंपरा से, अनुभव का मतलब जो इनकी टीम बनेगी वो अनुभवी और युवाओं का मिक्स होगी, क्योंकि इनको मिलेनियम चाइल्ड बताया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री ने अपने आज के उनके भाषण को डिकोड करने के लिए उनके शब्दों पर जाना पड़ेगा, और जिस प्रकार से उन्होंने इनकी टीम के बारे में भी संकेत कर दिया है कि वो अनुभवी नेताओं और युवाओं का एक सामंजस्य बनाने वाली टीम होगी, और मिक्स ऑफ बोथ द, जिसको कहते हैं ओल्डर लीडर्स एंड द न्यूअर लीडर्स का मिक्स होगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखना होगा कि नितिन नवीन की टीम जो है वो पुरानी टीम से मुक्त होती है या पुराने और नए का समावेश करके एक साथ चलती है। जी हाँ, बिल्कुल यही दिलचस्प होगा कि पुरानी टीम से मुक्त होती है या नए और पुराने चेहरों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले चुनाव एक चुनौती है, जिन चुनौतियों को लेकर नितिन नवीन ने बहुत साफ आज अपने वक्तव्य में भी कह दिया, अपने संबोधन में, कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उनके एक बड़े लक्ष्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका भी, और अनंत विजय आपका भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के